Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 3rd. सॉरी फॉर लेट वीडियो के लिए इससे पहले हमने केवल 2 ही चैप्टर जो हैं वो कंप्लीट किए हैं और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम हमें आगे 6 क्लास की ग्रामर पढ़ाइए। तो मेरे पास समय का अभाव होने के कारण मैं इसके वीडियो नहीं बना पाई, बट अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपको साथ के साथ ये सारे वीडियो दूँ। तो हमने पहले लेसन में भाषा, व्याकरण और लिपि से रिलेटेड पढ़ा। हमारे सेकंड चैप्टर में हमने वर्णों से रिलेटेड पढ़ा। जब आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे मोती इकट्ठे हो जाते हैं तो आप एक माला बनाने की कोशिश करते हैं, तो उसी तरीके से आज हम यहाँ पर हमें शब्द विचार मीन्स मोर्फोलॉजी दे रखा है। तो इनमें सबसे पहला जो वर्ड है वो है शब्द। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि शब्द कहते किसे हैं। शब्द किसे कहते हैं कि हमारे पास हमने जितने भी वर्ण अब तक पढ़े हैं, जब हम उन वर्णों को मिलाएंगे, उन वर्णों को मिलाने के बाद अगर कोई ऐसा शब्द मिलता है जिसका अपना अर्थ निकलता है, उसको कहते हैं हम शब्द। तो इसकी जो सिंपल सी डेफिनेशन है वो बनती है वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। शब्द कहलाता है। इनकी बहुत सारी अलग अलग ग्रामर की बुक में आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगी। किसी में बड़ी है, किसी में छोटी है। आपके लिए डेफिनेशन बड़ी और छोटी मैटर नहीं होना चाहिए। आपके लिए जो सबसे पहली चीज़ है समझने वाली, वो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। तो वर्णों का जो समूह होता है जिसका अपना एक अर्थ निकलेगा, वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमें यहाँ दे रखा है मैं, ओ, रे, ए। जब हम इन चारों को मिलाते हैं तो हमारे पास बनेगा मोर। लेकिन यहाँ पे देखिए, सेम सिचुएशन हमें चारों वर्ण दे रखे हैं, बट इन चारों वर्णों के अंदर क्या है? इन चारों वर्णों को आगे पीछे लिख रखा है जिसका अपना कोई मतलब नहीं निकलता, और जब तक इसका अपना मतलब नहीं निकलेगा तब तक हम इसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे ऊपर वाले को मिलाने से तो ये बन गया मोर, बट यहाँ इसको मिलाने से ये बना रमो। तो मैंने आपको यही बताया कि वर्णों का सार्थक समूह, ये भी वर्ण है और ये भी वर्ण है। वर्णों को मिलाने का जो सार्थक समूह है उसका जो अर्थ निकलेगा तो वो क्या कहलाता है? शब्द। तो ये जो मोर है ये शब्द है, लेकिन रमो कोई शब्द नहीं है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जब हम शब्दों को पढ़ेंगे तो इन शब्दों को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारे शब्द हैं उन शब्दों का एक बेस होता है, एक आधार होता है कि हम अपने शब्दों को कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उन शब्दों को कैसे कैसे बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण। तो शब्दों का वर्गीकरण करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। अब हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे। मैं यहाँ पे डायग्राम बना के इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि डायग्राम से क्या होता है, अगर सारी चीज़ें एक जगह रखी हुई होती हैं तो हमें बहुत ईजिली समझ में आती हैं। तो शब्दों का जो वर्गीकरण होगा उसका जो आधार होता है वो होता है 4, कि 4 आधारों पे हमारे पास 4 आधार होंगे। इन चारों आधार पे हम क्या करेंगे?
शब्दों का अलग अलग वर्गीकरण करेंगे। अब शब्दों के आधार पर वर्गीकरण करने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। सबसे पहला जो वर्गीकरण करेंगे वो हम किसके आधार पे करेंगे? उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति कैसे? कि इसका जन्म किस आधार पे हुआ है, शब्दों का जन्म किस आधार पे हुआ है। उत्पत्ति के आधार पे हम इसको बांटेंगे 4 भागों में। सबसे पहले आता है तत्सम, इसके बाद आता है तद्भव, इसका तीसरा कहलाता है देशज, और इसको अगर चौथे आधार पे देखा जाए तो वो कहलाता है विदेशी। अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने इनको अलग अलग क्यों लिखा है। शब्दों का वर्गीकरण किया। शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे कि हमारे जो शब्द होते हैं उनको कैसे बांटा जाता है। अब उत्पत्ति में मतलब ये पैदा कैसे हुए हैं। सबसे पहले हम तत्सम शब्द पढ़ते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, बट हिंदी में भी हमें उन्हें ऐसे का ऐसा ही यूज करते हैं जैसा हमें किस में दे रखा होता है, संस्कृत में दे रखा होता है। जैसे आपको दे रखा है ग्रह, ग्रह दे रखा है, ये संस्कृत का शब्द है, लेकिन हम हिंदी में भी ग्रह लिखते हैं। तो संस्कृत को वे शब्द जो हिंदी में ऐसे के ऐसे, ज्यों के त्यों ही, या फिर अपने मूल रूप में, तीनों तरीके से आप लिख सकते हो कि संस्कृत भाषा के वो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, या दूसरी डेफिनेशन है संस्कृत भाषा के वो शब्द जो जैसे के जैसे ही संस्कृत से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरीके से आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि संस्कृत भाषा के वो शब्द जो संस्कृत से ऐसे के ऐसे या ज्यों के त्यों ही हिंदी में प्रयोग किए जाए उन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। तद्भव कौन से शब्द होते हैं? यहाँ तो ऐसे का ऐसा रहेगा, लेकिन यहाँ आकर क्या हो जाएगा, वो बदल जाएगा। तो संस्कृत से बदलकर हिंदी में जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे यहाँ संस्कृत में हम ग्रह लिख रहे हैं और यहाँ पर तद्भव में हम इसको लिखेंगे घर। तो यहाँ पर आने के बाद ये बदल गया, संस्कृत से जैसे का जैसा आया तो तत्सम, संस्कृत से बदलकर हिंदी में आया तो तद्भव। इसके बाद देशज, जैसा कि आप इन दोनों के नामों से पहचान सकते हो। हमारे घर में कोई आया, हमने कहा चारपाई बाहर निकाल दो। अब चारपाई क्या होती है? जिसके 4 पाए होते हैं। तो ये हमारा कौन सा शब्द है? ये हमारा शब्द है जो हमारी क्षेत्रीय भाषा में, मीन्स हमारी देसी भाषा में जिन शब्दों का यूज किया जाता है वो शब्द कहलाते हैं देशज। और विदेशी जो अंग्रेजी भाषा से या विदेशी भाषा के संपर्क में आने के बाद उनको ऐसे का ऐसा बोला जाता है, वो शब्द कहलाते हैं विदेशी। जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी कैसा शब्द है? ये इंग्लिश का शब्द है, लेकिन हम इसको अपनी हिंदी की भाषा में भी रेलगाड़ी लिखते हैं। अगर हमें इसे हिंदी में लिखना पड़े तो ये हिंदी में कहलाता है लोहपथगामिनी। तो आप सोचिए, क्या हम इसे लोहपथगामिनी लिखेंगे? हम सीधा सीधा इसे रेलगाड़ी बोलते हैं। तो हमने शब्दों के वर्गीकरण में सबसे पहला जो आधार पढ़ा है उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे इसको 4 भागों में बांटा, तत्सम, तद्भव, देशज और विशेष। संस्कृत का शब्द संस्कृत में रहे,
तो तत्सम, और संस्कृत से बदल जाए तो तद्भव। हमारी लोकल लैंग्वेज का शब्द देसी और विदेशी भाषा के संपर्क में आने से बना शब्द विदेशी। अब ये तो था उत्पत्ति के आधार पे। अब दूसरा आधार है इसका रचना। हम शब्दों को बनाते कैसे हैं? क्या सारे शब्दों को हम एक जैसा लिखते हैं? नहीं, हम शब्दों को बदल कर लिखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं रचना या बनावट के आधार पर। हम शब्दों को बांटते हैं, जैसा कि इनका जन्म हुआ तो उत्पत्ति के आधार पे हो गया। अब रचना और बनावट के आधार पर हम शब्दों को कैसे बोलते हैं, तो ये भी कितने भागों में बंटता है? ये भी 3 भागों में। सबसे पहले आता है रूढ़, दूसरा आता है यौगिक। जब आप इनको ध्यान से देखोगे तो इनके नामों में ही इनकी डेफिनेशन, इनका मतलब सब कुछ छिपा होता है। और तीसरा आता है योग रूढ़। अब आप ये देखो, रचना के आधार पे, रचना के आधार पे रूढ़ शब्द कौन होते हैं? भाई ये तो बड़ा रूढ़ी इंसान है, बोल देते हैं हम। रूढ़ का मतलब होता है ऐसा शब्द जिसका अपना मतलब तो निकलेगा, बट अगर हम उसे अलग कर दें, अगर हम उसके टुकड़े टुकड़े कर दें, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे हमें दे रखा है घर, अगर मैं घ प्लस रे लिख दूं तो ना घ का कोई मतलब है और ना ही रे का कोई मतलब है। तो ऐसे शब्द जो अपने आप में तो पूर्ण होते हैं, बट अलग करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता, वो कहलाते हैं रूढ़ शब्द। फिर आते हैं यौगिक। यौगिक का मतलब होता है योग, जो जोड़ करने पर बोलते हैं। इनको इंग्लिश में बोला जाता है कंपाउंड वर्ड। मतलब ऐसा शब्द जिसको अलग अलग देखे तब भी उसका मतलब बन रहा है, अगर एक साथ लिखें तब भी उसका मतलब बन रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, रसोई घर, तो अगर रसोई का देखोगे तो अपना अलग मतलब है, घर को लिखोगे तो इसका अपना अलग मतलब है। लेकिन जब हम इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर इसका अपना अलग मतलब निकल रहा है। तो रूढ़, इसका अपना खुद का शब्द निकलेगा, बट अलग करने पे कोई मतलब नहीं निकलेगा। ये दोनों का अर्थ निकलेगा, दोनों शब्दों के। यहाँ पर क्या होता है, यौगिक वो शब्द होते हैं जो दो सार्थक शब्दों से, मतलब दोनों के अर्थ निकल रहे हैं, उनको मिलने के बाद अलग अलग खंड जो होते हैं, इनको अलग करने पर इनका अपना अपना सार्थक अर्थ निकल रहा है, वो क्या कहलाता है, यौगिक। अब तीसरा योग रूढ़। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। तो आपको पता है कि जब दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है तो उसके अंदर कुछ तो डिफरेंट होगा। तो सेम इसी तरीके से ये है, इसके अपने अपने अर्थ हैं। ये 2 से 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बना होगा, लेकिन जब ये लिखा जाएगा तो अपने अर्थ को कुछ और ही प्रकट कर देगा। ये अपने अपना अर्थ तो बता रहे हैं, ये तो अपने अर्थ से ही हट जाएगा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे जलचर। जलचर कौन होता है, जल में रहने वाले जीव, जैसे मछली है, मगरमच्छ है, मेंढक है। तो यहाँ देखो, लिखा तो मैंने जलचर और इसका अर्थ निकल रहा है जल में रहने वाले जीव। तो योग रूढ़ कौन हुआ, जिसका अपना जो अर्थ है ना वो निकल तो रहा है, लेकिन सामान्य अर्थ से कुछ अलग हटकर सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करेगा, विशेष अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो वो क्या कहलाता है, योग रूढ़ कहलाता है। तो उत्पत्ति के आधार पे हमने पढ़ लिया, 4 भागों में बांटा। फिर है रचना की हम शब्दों को बना कैसे सकते हैं, उसको पढ़ा। अब सारे शब्द तो एक जैसे नहीं होते हैं,
उनका अर्थ भी होता है, तो हम इनको अर्थ के आधार पर भी क्या कर सकते हैं, हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ लिखा अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पे हमने इसको बांटा दो भागों में। भाई या तो इसका अर्थ निकलेगा सार्थक में, जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, और दूसरा है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो यहाँ पे अर्थ से आप समझ जाओगे, यहाँ ऊपर अर्थ है, इन सब में अर्थ आया हुआ है। लेकिन अब अर्थ वाले शब्द भी हमारे पास अलग अलग होते हैं। जैसे सार्थक शब्द में एक होता है एकार्थक। ऐसे शब्द जिनका केवल और केवल एक अर्थ निकलता है, जैसे कुर्सी है, रोटी है, इनका अपना एक ही अर्थ निकल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं, तो उसे बोला जाता है अनेकार्थक। सार्थक शब्दों के भी अपने बेस हैं, अपना आधार है। एकार्थक जिसका एक अर्थ लिखते, अनेकार्थक जिसके बहुत सारे अर्थ निकलते हो। अब इसका तीसरे नंबर का है समानार्थक, जिनका समान अर्थ निकलता है। समानार्थक मतलब जिसका समान अर्थ निकले। अनेकार्थक में तो जैसे आपने देखा है कल, अब कल आने वाला कल भी होता है और बीता हुआ कल भी होता है। आराम के लिए भी कल का यूज करते हैं, मशीन के पुर्जे को भी कल बोला जाता है। तो अनेक अर्थ निकल गए इसके। समानार्थक जिसका सेम अर्थ निकलता हो, जैसे आप रात पढ़ते हो, रात, रात्रि, निशा, रजनी, तो वो क्या हो गए, इसके समानार्थ हो गए। अब चौथे नंबर पे आता है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द में क्या होता है, जो अपना मीनिंग ही अलग बता देगा, जो उल्टा बताएगा, वो आपका कहलाता है विपरीतार्थक शब्द। तो अर्थ के आधार पे हमने इसको दो भागों में बांटा, सार्थक और निरर्थक। सार्थक 4 भागों में बट गया, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक। एकार्थक जिसका एक अर्थ निकले, अनेकार्थक जिसके अनेक अर्थ निकले, समानार्थक मतलब जो समान अर्थ बताए, और विपरीतार्थक का मतलब होता है जो ऑपोजिट बताए। अब निरर्थक का आपको मैं बता देती हूँ। निरर्थक क्या होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम घर से बाहर से आए और हमने कहा भाई मुझे पानी वाणी दे दो, मुझे रोटी सोटी खानी है, तो यहाँ पे जो पानी शब्द है उसका तो अपना अर्थ निकल रहा है, बट वाणी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसा शब्द जिसको हम बोलते तो हैं लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, जैसे रोटी वोटी दे दो, रोटी सोटी दे दो। तो इस तरीके का शब्द जिसका अर्थ निकले वो सार्थक, जिसका अर्थ ना निकले वो निरर्थक। अब बच गया हमारा 4th नंबर का बेस। अब चौथे नंबर का जो आधार होता है जिसमें शब्दों को बांटा जाता है वो होता है प्रयोग। हम शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, प्रयोग के आधार पर। और प्रयोग के आधार पर भी हम इसको कितने भागों में बांटते हैं, प्रयोग के आधार पे हम इसको बांटते हैं 2 भागों में। एक भाग होता है विकारी, मतलब जिसके अंदर विकार आ जाए, जो बदल जाए, और दूसरा होता है अविकारी, मतलब जो ना बदले, जिसके कोई फर्क ना पड़े, वो कहलाता है अविकारी। तो प्रयोग के आधार पे कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी, कि जिसमें लिंग, वचन, कारक, इनके आधार पे जिसके अंदर भी बदलाव आ जाए, विकार आ जाए, वो होते हैं विकारी। अब इस विकारी शब्द में आती हैं संज्ञा।
आपको पता है संज्ञा भी बदल जाएगी, सर्वनाम में भी बदल जाते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। विशेषण, क्रिया, ये तो आते हैं विकारी शब्दों में। और अविकारी शब्दों में आता है क्रिया विशेषण। ये इसके पार्ट नहीं है। अगर हम हमारी व्याकरण के अलग अलग हिस्से करते हैं तो ये बताया जाता है कि ये किस में आते हैं। जैसे यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ गई, तो अविकारी शब्दों में क्या आते हैं? क्रिया विशेषण है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी विकार प्रकट नहीं होता, संबंध बोधक है। जैसे हे, अरे, में, पर, इनको बोलते हैं तो इनके अंदर कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता। फिर है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। इसके बाद है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। तो ये व्याकरण के जो पार्ट हैं, विकारी शब्दों में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आते हैं, और अविकारी के अंदर आते हैं यहाँ पर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। तो ये हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा है। शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार होते हैं: उत्पत्ति, रचना या बनावट, अर्थ और प्रयोग। तो इस तरीके से हमने उत्पत्ति के आधार पर पढ़े 4: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। सार्थक में भी क्या है? एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक। फिर हमने पढ़ा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर है विकारी और अविकारी, और विकारी में ये सारी चीज़ें आती हैं और अविकारी में ये आती हैं। विकारी शब्द वो होते हैं जिनके अंदर, जैसे आपने यहाँ देखा मैं, अगर मैंने लिखा मैं, मैंने, मेरा, इस तरीके से ये मैं शब्द सब चीज़ों में अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है। अविकारी, अगर मैंने यहाँ लिखा हेर, हे, तो ये किसी में भी नहीं बदल रहा। अरे, ये किसी भी तरीके से किसी के भी साथ लगाने से नहीं बदलेगा। तो ये था हमारा जो बेस था, हमारे जो चैप्टर था शब्द विचार। इसमें आप लोगों को मैंने यही पढ़ाया है। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पे है, यहाँ अलग अलग दे रखे हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी हैं। इसके बाद दूसरा है आपका रचना और बनावट के आधार पे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है। तीसरा है आपका अर्थ के आधार पर सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक शब्दों में एकार्थक है, अनेकार्थक, समानार्थक है, विपरीतार्थक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर सही विकल्प पर निशान लगाइए। सबसे पहले दे रखा है वर्णों के सार्थक मेल को कहते हैं। अब वर्णों का अभी आपने पढ़ा, हमारे पास बहुत सारे वर्ण हैं और वर्णों का जो सार्थक मेल है वो क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। इसके बाद आता है शब्दों का वर्गीकरण। अभी आपको मैंने पढ़ाया शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया हमने? शब्दों का वर्गीकरण किया हमने 4 पे। तो आधार कितने पे किया हमने? 4 आधारों पे वर्गीकरण किया था। कौन सा? उत्पत्ति, रचना, अर्थ और प्रयोग। उसके बाद आता है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। कर्ण, कान, पैर। जो कर्ण है वो तत्सम है क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है और ऐसे का ऐसा हिंदी में यूज हो रहा है। निम्नलिखित में से सार्थक शब्द जिसका अर्थ निकल रहा हो, जैसे एक यहाँ दे रखा है कमल और यहाँ है कलम,
इन दोनों का ही मतलब निकल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों आएंगे। इसके बाद है निम्नलिखित में से विदेशी शब्द। विदेशी शब्द है आन, टीचर और ग्राम। ग्राम मैंने होता है गांव, ये विदेशी नहीं है, आन भी विदेशी नहीं है, तो टीचर, और हिंदी में इसको हम बोलते हैं अध्यापक, तो इसीलिए जो विदेशी शब्द है वो है टीचर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से योग रूढ़। योग रूढ़ क्या होता है? जो अपने अर्थ से भी अलग हट के अर्थ बताए, जैसे दशानन, 10 हैं जिसके सर, अब किसके हैं 10 सर? रावण, तो अलग अर्थ हो गया। लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, मतलब सूंड जिसकी लंबी है, तो वो कौन हो गए? गणेश जी। तो यहाँ पे ये दोनों ही शब्द क्या हैं? योग रूढ़ है। फिर आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ है सही मिलान कीजिए। नासिका, नासिका को बोलते हैं नाक, या मैंने नंबरिंग लगा रखी है। पाद, पाद को बोलते हैं पाँव। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब होता है खेत। प्रस्तर, प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। वृद्ध, वृद्ध का मतलब होता है बूढ़ा। और दधी, दधी का मतलब होता है दही। तो ये शब्द हैं तत्सम और ये सारे हैं तद्भव। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं, और उन शब्दों को हमें क्या करना है, यहाँ पर उन शब्दों को हमें अलग अलग लिखना है कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देसी और कौन सा विदेशी। जैसे कूप, नासिका, माता, भ्राता और स्वर्ण, ये हैं आपके तत्सम शब्द। तद्भव में गधा, घर, चिड़िया, दूध, आंसू और घोटक। देसी शब्द है चाकू, भिनभिनाना, खिड़की, पगड़ी, और विदेशी है कालीन, बटन, डॉक्टर और टेलीफोन। तो यहाँ पे जो ऊपर शब्द दे रखे थे हमने इनको छांट कर लिखा। फिर मैंने आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ पढ़ाया। रूढ़ी को अलग अलग करोगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन रूढ़ी का अपना अर्थ निकल रहा है। अनपढ़, तारा और सूर्य, ये है रूढ़ शब्द। यौगिक, शीश महल को अलग करोगे तो शीश अलग हो जाएगा, महल अलग, गो अलग हो जाएगा, पाल अलग हो जाएगा, दोनों का अपना मतलब निकल जाएगा। देश अलग हो जाएगा और भक्ति अलग हो जाएगा, तो इनका अपना मतलब निकल जाएगा। फिर योग रूढ़, नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ, कौन? शिव जी। देवदूत, देवों के हैं जो दूत, भगवान विष्णु। चतुर्भुज, जिसकी है 4 भुजाएं, भगवान विष्णु। लंबोदर, जिसका लंबा है उदर। तो ये हो गए हमारे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर आते हैं विकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है जो बदल जाए, और अविकारी जो ना बदले। हम, हमें, हमारा, ये बदल जाएगा। पढ़, पढ़ने, पढ़ता, पढ़ो, ये भी बदल जाएगा। गाय, खा, लकड़ी, तुम, के साथ, और मोटा। तो ये शब्द है विकारी। अविकारी शब्द है के आगे, ताकि। यहाँ पर जो सुंदर शब्द है ये दोनों ऑपोजिट हो रखे हैं। यहाँ पे जो सुंदर है वो यहाँ आएगा, क्योंकि इसके अंदर विकार प्रकट होता है, और यहाँ आएगा के साथ। के साथों नहीं हो सकता, तो ये आएगा के साथ, और यहाँ आएगा सुंदर। ये हैं अविकारी शब्द, के आगे, ताकि, के साथ, जल्दी, तेज, अरे, वाह और क्योंकि। फिर आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरे हिसाब से जो मैंने अब तक पढ़ाया है, आप लोगों को प्रश्न के उत्तर समझ में आ जाने चाहिए, और आप इनको आराम से लिख सकते हो। तो शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। मैंने आपको एक बहुत शॉर्ट सी डेफिनेशन करवा रखी थी। इसके अलावा एक बड़ी डेफिनेशन भी है इसकी। शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी इकाई जिसका कोई निश्चित अर्थ हो तथा प्रयोग की दृष्टि से जो स्वतंत्र हो, उसे शब्द कहते हैं। ये डेफिनेशन मैंने इसलिए लिखवाई है क्योंकि आप स्टैंडर्ड 6 में हो, और आपके लिए अगर डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाए तो वो मैटर करेगी। तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो। जैसे उदाहरण है, गाय एक पालतू पशु है, राधा प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो हमारे यहाँ पे जो भी हमें शब्द दे रखे हैं ना, ये सारे क्या हैं, अलग अलग वर्ण से मिलकर बने हुए हैं। जैसे गाय है, गे प्लस आ प्लस ये प्लस ए।
तो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है तत्सम और तद्भव। जैसा मैंने आपको पढ़ाया, संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत में ऐसे कैसे यूज हो जाए, जो अपना मूल रूप लेकर ऐसे कैसे आ जाए, और संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित मतलब जो बदलकर हिंदी में यूज होते हैं, तो ये तत्सम और ये तद्भव। अब तीसरा आपको बताया था मैंने विदेशी। विदेशी क्या होते हैं? वो शब्द जो विदेशी भाषा के संपर्क में आने से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं विदेशी शब्द। जैसे डॉक्टर है, स्कूल है, पेंसिल है, कालीन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रचना के आधार पर शब्दों के भेद बताइए। अब मैंने अभी आपको समझाया रचना के आधार पे 3 भेद हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये मैंने आपको सारे एक्सप्लेन कर रखे हैं। जैसे रूढ़ शब्द मैंने आपको बताया था जिसका अपना तो अर्थ निकलेगा लेकिन अलग करने पे अर्थ नहीं निकलता। यौगिक होता है जिनको अलग अलग करने पर उनका अलग अलग अर्थ निकल जाएगा, और योग रूढ़ जिनका अपना अर्थ तो निकलता है लेकिन वो विशेष अर्थ के साथ प्रकट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है यहाँ पर रूढ़ शब्द की परिभाषा लिखिए। अब रूढ़ शब्द मैंने आपको समझा रखा है कौन से होते हैं। वे शब्द जो अपने में आप में तो पूर्ण होंगे लेकिन उनके खंडों को अलग करने पर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसीलिए मैंने डेफिनेशन इसीलिए लिखी है, आप लोगों को जब क्वेश्चन के आंसर लिखने होंगे तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। जैसे हर दे रखा है, चल दे रखा है, चल का अपना मतलब निकल रहा है बट अलग अलग करने पे कोई मतलब नहीं बन रहा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है यौगिक और योग रूढ़। यौगिक शब्द क्या होते हैं? जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर अपने अर्थ को प्रकट करते हैं, और योग रूढ़ वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं और सामान्य अर्थ प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको भी समझा दिए। फिर आते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। विकारी शब्द कौन से होते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण जिन शब्दों के रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है, तो उन्हें कौन से शब्द बोला जाता है? विकारी शब्द बोलते हैं। जैसे लड़का लिखा, हम लड़का, लड़के, लड़कों इनको अलग अलग लिख सकते हैं, तो लिंग के आधार पे, वचन के आधार पे और काल के आधार पे इन सब में चेंजमेंट आ जाएगा। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? वो शब्द जिनके अंदर कोई विकार प्रकट नहीं होता। जैसे जल्दी है, हम जल्दो नहीं लिखते इसको, तेज को तेजो नहीं लिखते, के पहले के पहलो नहीं लिखते, या अधिक है, तो ये अविकारी शब्द जिनके अंदर कोई विकार प्रकट नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट आता है करके देखिए। अब यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करके स्पष्ट कीजिए कि ये विकारी शब्द है या अविकारी। बालक खेल रहा है, बालक खेल रहे हैं, इसके अंदर विकार प्रकट कर सकते हैं हम, तो ये विकारी शब्द है। तुम क्या कर रहे हो, ये भी विकारी शब्द है। तुम, तुम्हें, तुम्हारा। इसके बाद है क्योंकि मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं बीमार था, तो इसके अंदर कोई विकार प्रकट नहीं हो रहा, ये है अविकारी। लंबा, मोहन एक लंबा लड़का है, इसके अंदर विकार प्रकट हो रहा है, ये विकारी शब्द है। हे राम, ये क्या हो गया, ये है अविकारी। जैसे हम इसको हे रामो नहीं लिख सकते, हो रामो नहीं लिख सकते, तो ये क्या है? अविकारी, जिसके अंदर कोई विकार प्रकट नहीं होता। फिर है चल, वह धीरे धीरे चल रहा है, वे धीरे धीरे चलते हैं। चल, चलो, चलते, चलना, हम इसको बदल सकते हैं तो इसको विकारी शब्द बोलते हैं। के बिना वह खाने के बिना काम नहीं कर सकता, ये है आपका अविकारी शब्द। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।